मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसे बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना हो गया, इसलिए मैं भी सोचा कि एक बार मैं भी डिजिटल हो जाऊं आप लोगों के बीच में। और इस एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कोचिंग है सुपर पावर कोचिंग, उसके द्वारा ये चैनल चलाया जा रहा है और हमारी कोचिंग ये संस्था बहुत दिनों से कार्यरत है। तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये टॉपिक्स है, मॉडर्न इंडिया का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स है, जिसको हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है क्या, इसके बारे में हमको डिटेल से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको ज़रूर टपक जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए इस टॉपिक्स को हमने बहुत महत्वपूर्ण समझा और आपके सामने ये रहा आज का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से संबंधित टॉपिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था एक दिन से तो लागू हुई नहीं है, अर्थात इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात ये कैसे लागू हुई भारत के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, 23 जून 1757 की बात है। भारतीय इतिहास में ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध। दोस्तों, ये युद्ध में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो अंग्रेज़ों को 1757 के प्लासी के युद्ध से मीर जाफर का नाम सुना होगा। मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है दोस्तों? 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे हमारा बच्चा ये समझ नहीं पा रहा होगा, मैं जानता हूँ कि इसको तोड़कर कोई नहीं बताया है और मैं आपको तोड़ के बताऊँगा। ये परगना क्या होता है दोस्तों? परगना दोस्तों, ये इतिहास में जैसे भू राजस्व वसूलने के लिए छोटे छोटे मौजों को, गांव के मौजों को मिलाकर 4-6 गांव को मिलाकर एक परगना बनाया जाता था। और यहाँ पे वो अधिकारी बैठते थे जो ब्रिटिश काल में भू राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। अर्थात जैसे आज हम बात करें, तुम्हारे जैसे तहसील स्तर पर बैठते हैं पदाधिकारी, SDM वगैरह, ये इनके अंडर में होता है भू राजस्व वसूलने का। वैसे इतिहास में परगना जहाँ शब्द आता है, ये भू राजस्व वसूलने का एक अड्डा हम बोल सकते हैं, एक स्थान था जहाँ से भू राजस्व वसूल करके जो है ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। ये है परगना। तो दोस्तों, मीर जाफर से 24 परगने की जमींदारी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर कासिम से पश्चिम बंगाल के तीन प्रांत में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव, ये तीनों पश्चिम बंगाल के क्षेत्र थे और ये भी क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है और साथ में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव क्षेत्रों में भी भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है अंग्रेज़ों को। दोस्तों, जैसा कि इसके बाद होता क्या है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और जैसे ही भारत के अंदर बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में याद रखना इलाहाबाद की संधि होती है
और इस संधि के तहत याद रखना बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों जैसे ही ये सारे प्रांत और क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, एक व्यक्ति जो मॉडर्न इंडिया में जिसका नाम बहुत ही फेमस है, उसमें आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसकी बुद्धि के दम पर प्लासी का युद्ध को जीता गया था दोस्तों। और अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्लासी के युद्ध को जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव अपनी बुद्धि के दम पे जीत लेता है, ब्रिटिश सरकार ने इसे बंगाल का क्या कर देते हैं, इसको गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। दोस्तों एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल में सर्वप्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था। देखिए इसमें एक शब्द नहीं जुड़ा, सिर्फ मैं गवर्नर की बात कर रहा हूँ, गवर्नर जनरल यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ गवर्नर। गवर्नर कौन बनता है बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों इतने प्रांतों और क्षेत्रों पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, तब भारत के अंदर याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, द्वैध शासन का नाम सुना होगा। और द्वैध शासन कब लगाते हैं, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन भारत के अंदर लागू कर दिया। और दोस्तों यह व्यवस्था 1772 ईस्वी तक चलती रही। कब तक चलती रही, जी हाँ सही सुना आपने, 1772 ईस्वी तक चलती रही। और जैसे ही वारेन हेस्टिंग आता है, जो बंगाल का गवर्नर के पद पे भी कार्य किया और गवर्नर जनरल के पद पे भी कार्य किया, और जैसे ही वारेन हेस्टिंग आता है 1772 में, उसने क्या किया, द्वैध शासन व्यवस्था को भारत से समाप्त कर दिया। अब चलते हैं इसके आगे दोस्तों, जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो दोस्तों ये थी उसकी पृष्ठभूमि, कैसे तैयार हुई भारत के अंदर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की पृष्ठभूमि, तो ये थी उसकी पृष्ठभूमि। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के अंदर पहली बार 22 मार्च 1793 ईस्वी को, 22 मार्च 1793 ईस्वी को, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। उस समय भारत का यह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही भारत के अंदर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भूमि आई थी। जी हाँ आपने सही सुना कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 19% भूमि आई थी, और इस व्यवस्था को लागू किया गया था 19% व्यवस्था। अच्छा, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या प्रावधान थे, 10/11 भाग राजस्व को ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता था, और 1/11 भाग जमींदार खुद लेते थे। क्या करते थे, 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार का होता था और 1/11 भाग जमींदारों का निर्धारित किया गया। दोस्तों जब बंगाल में यह व्यवस्था लागू होती है तो बंगाल में सर्वप्रथम मोहम्मद रजा खां का नाम सुना होगा। इसको नायब दीवान नियुक्त किया गया और इसको यह आदेश दिया गया कि वह बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा भू राजस्व वसूले। दोस्तों इतनी कड़ाई के साथ यह व्यवस्था लागू हुई कि मैं क्या बयां करूं, आपको इतिहास में खुद आप देख लेंगे जाके कि हाँ क्या मैं जो बोल रहा हूं ये सही है या नहीं सही। दोस्तों 1/3 जनता, बंगाल की 1/3 जनता की मृत्यु के बाद भी 1770 ईस्वी की बात है दोस्तों,
याद रखना, भू राजस्व एकदम टाइम से जमा हुआ। इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर कितनी कड़ाई के साथ अंग्रेज आपके साथ पेश आते थे, ये व्यवस्था यह दर्शाती है। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बाद भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम सुना होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में आती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों होता क्या है, जमींदार ब्रिटिश सरकार और बीच में जमींदार, उसके बाद नीचे किसान। जैसे ही भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है दोस्तों, ये बीच में जिसको हम बोल सकते हैं दलाल, बीच से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर देता है और डायरेक्ट क्या होता है, ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच डायरेक्ट संपर्क होता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमीन का वास्तविक मालिक मान लिया जाता है। दोस्तों, वास्तविक मालिक कौन होगा, किसान होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अब किसान क्या करता सकता था, किसान के पास जो जमीन होती थी इसका ये मालिक हो गया और इसके बाद ये क्या अपनी ज़मीन को गिरवी रख सकता था, अपनी ज़मीन को बेच सकता था। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, भारत के अंदर 1792 में आती है दोस्तों। अच्छा, ये व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू हुई ये मायने रखता है भाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसे जानते हैं बंगाल, पूर्वी बंगाल, कर्नाटक, मद्रास आदि क्षेत्रों में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत मद्रास से किया जाता है दोस्तों। जैसा कि उसको मैंने बता दिया, बंगाल से स्टार्ट किया जाता है और इसको कहाँ से, मद्रास से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मद्रास का एक प्रांत है बारामहल जिला, बारामहल जिला से रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है दोस्तों। और इसमें ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी। कितना, 51% भूमि पर भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको एक बार आप देखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए एक दूसरा वीडियो अच्छा से अच्छा टॉपिक्स को चूज करके आपके सामने लाया जाए। जय हिंद, जय श्री राम।